नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सर्दी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप पर जो है उनकी कृपा बनी रहे और आप लोग जिन भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप शीघ्र उसमें सफलता प्राप्त करें। आज का जो हमारा ये लेक्चर है उसका टॉपिक है कि हम खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है उस परीक्षा की इस कम समय में कैसे तैयारी करें, क्योंकि निश्चित रूप से आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस में क्लैरिटी नहीं है। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ जगहों पर ये भी नहीं पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और उनका जो है कैसे मूल्यांकन होगा, यानी उस जो है क्वेश्चन का कितना अंक होगा, यहाँ तक उसमें मिसिंग है। तो अब जैसे भी आयोग ने जो है जारी किया है इस जो है सिलेबस को, हम लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सामने समस्या आ रही है कि पत्र लेखन में ये नहीं लिखा गया है कि जो है कितने नंबर का होगा, गद्यांश वाले में नहीं लिखा गया है कितने नंबर का होगा। अभी सब हम आगे देखेंगे। तो निश्चित रूप से एक दुविधा की स्थिति आपके सामने है, लेकिन चलिए जो है उसके आगे हम लोग सोचते हैं, क्योंकि आप जो है प्री पास कर चुके हैं, मेंस का एग्ज़ाम देना है आपको, तो आप उस तरह से लग जाइए। हाँ, समय कम है, लेकिन समय इतना भी कम नहीं है कि आप अच्छी तैयारी ना कर सकें। अगर आप जो है ये जो आपके सामने समय है 6 दिसंबर तक का, उसमें अगर आप मेहनत से जुड़ जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो ये लक्ष्य असंभव भी नहीं है। तो ये सबसे पहले हम इसकी डेट देख लेते हैं। जो इसकी डेट प्रस्तावित है, अभी हमने बात की 6 दिसंबर को, 6/12/2020 को जो है हमारी खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा है। ये 2 दिनों तक लगभग चलेगी। जो आरओ का पैटर्न होता है वही सिस्टम है इसका भी। समीक्षा अधिकारी 22 दिसंबर को है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले जो हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें उस पर जो हमने डिस्कशन किया है उसको जरूर देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जीएस को हम हटा दें तो हिंदी का 70% सिलेबस जो है आपस में मिलता जुलता है। तो जो चीज़ें हमने वहाँ बताई हैं उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं सभी का जो है एक ब्रीफ आपको यहाँ पर दूंगा। ये जो आयोग के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, हो सकता है आपके लिए पठनीय ना हो, इसलिए आगे हम इसको देखेंगे। तो आयोग ने जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी आलेखन का जो है पूरा ये इस तरह से जो है जारी किया है। तो इसको पूरा डिटेल में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, क्योंकि अभी तक कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो आप लोग के कमेंट मुझे मिलते हैं, तो उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि अभी भी आपके मन में कोई ना कोई कन्फ्यूज़न की और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आप अभी सिलेबस को ही सही से नहीं समझ पाए हैं। तो एग्ज़ाम के पहले इसको समझकर और उसी पैटर्न पर आगे बढ़ के तैयारी करनी है आपको। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा, यानी जो लिखित परीक्षा है, इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। पहला कौन सा होगा? एक होगा सामान्य अध्ययन, ये जो है पहला प्रश्न पत्र होगा, और दूसरा होगा सामान्य हिंदी व निबंध। इसका पूरा नाम क्या है? सामान्य हिंदी व निबंध। ये दूसरा प्रश्न पत्र हो गया। ये भी 3 घंटे का होगा पहला पेपर, और दूसरा पेपर जो है ये भी 3 घंटे का होगा। इस तरह से 6 घंटे की आपको कुल परीक्षा देनी है, और 200 नंबर के ये पेपर होंगे। ये भी 200 नंबर का टोटल पेपर होगा और ये भी 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। तो आपको कुल कितने अंक की परीक्षा देनी है? 400 जो है आपके अंक जो है टोटल हैं। पूर्णांक 400 है, जिसके लिए आप जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ तक बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब सामान्य अध्ययन पर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पहला पेपर वही है। कैसा होगा? यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है परंपरागत, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला नहीं होगा। और यही जो है इस परीक्षा को सबसे ज़्यादा कठिन बनाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उस तरह से नहीं की अभी तक। प्री की तैयारी करनी थी आपको, तो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसी अनुसार जो है पढ़ा, इतना पढ़ा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बड़े प्रश्नों को जो है आपको 125 शब्दों में, फिर 50 शब्दों में, 25 शब्दों में, अभी एक एक करके हम उस पर डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि उत्तर कैसे लिखा जाए। तो प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 40 प्रश्न होंगे जिनका आपको आंसर लिखना होगा, ना कि जो है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो है आपसे सीधे सीधे आंसर लिखना होगा।
सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरी शर्त क्या है, आप इन 40 क्वेश्चंस में से आपके पास कोई भी विकल्प भी नहीं होगा, सभी अनिवार्य होंगे। आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, सभी अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। अब ये 3 खंड हैं, एक हो गया हमारा खंड आ, खंड बा और खंड सा। इसको हम ए बी सी हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में सॉरी ABC कह सकते हैं। तो हमारा जो खंड आ है ये सबसे बड़ा वाला खंड है। इसमें कितने प्रश्न रहेंगे, इसमें सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्न रहेंगे और इसमें उत्तर की जो शब्द सीमा होगी 125 शब्द होगी। 125 शब्द अगर जो है हम मेंस की कॉपी की बात करें तो 125 शब्द जो है कितना हो जाएगा, आप A4 साइज को साइड के मार्जिन्स को फोल्ड कर दीजिए या निशान बना दीजिए। मान लीजिए आपने जो है 2-2 इंच का जो है मार्जिन इधर से जो है इधर से दबा दिया, इधर से दबा दिया, और इस तरह से कुछ मेंस की कॉपी होती है। आपको जो है बाहर मार्जिन के बाहर कुछ नहीं लिखना होता है, आपको इसी एरिया में लिखना होता है। तो इस तरह से 1.5 पन्ने में आप जो है जब आप मेंस की कॉपी में लिखेंगे आपका 125 जो है शब्द लगभग जो है अनुमानित पूरे होते हैं। अब इसमें आपकी राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, आप जो है गैपिंग कितना रखते हैं 2 लाइन के बीच, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक सामान्य तरीके से ये माना जा सकता है कि A4 साइज का जो 1.5 पन्ना है उसमें आप आराम से जो है 125 शब्द जो है लिख सकते हैं। तो ये हो गया, आपको 10 प्रश्न आपको 125 शब्दों में लिखने हैं और प्रत्येक 10 नंबर के होंगे। तो काफी बड़ा हो गया, 10 प्रश्न और 10 अंक, यानी 10 × 10 बराबर 100 नंबर आपके यहीं से आ गए। ये आपका 100 नंबर का होगा। सबसे बड़ा आपका खंड आ होगा। उसके बाद खंड बा या बी की बात करते हैं। इसमें प्रश्न जो है लघु उत्तरी होंगे। ये तो जो है दीर्घ उत्तरी इनको आप कह सकते हैं, इनको लघु उत्तरी कह सकते हैं। कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे और कितने अंकों के होंगे, 6 होंगे। तो 10 × 6 बराबर 60 नंबर का आपका ये सेगमेंट हो गया। और उत्तरों की शब्द सीमा 50, यानी जो है 50 शब्द में आपको उत्तर देना होगा, जो कि A4 साइज में जो है आप जो है थोड़ा सा नीचे मार्जिन बचेगा, यहां तक जो है आप आराम से जो है इसको कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये खंड बा हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। उसके बाद खंड सा आ जाएगा, जिसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। मतलब बिल्कुल जैसे शॉर्ट में टिप्पणी लिखी जाती है उस तरह से आपको 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। इसमें 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक का अंक कितना होगा, 2 अंक होगा। तो 20 × 2 बराबर कितना हो गया, 40। तो इस तरह से ये पूरा आपका जो है कितना हो गया, 200 अंक का ये स्ट्रक्चरिंग हो गई। कहने में तो आसान लगता है कि 40 प्रश्न करने हैं और आपको 3 घंटे का समय मिला हुआ है और 3 घंटे में आपको 40 प्रश्न करने हैं। और ऐसे प्रश्न जो सामान्य अध्ययन में कहीं से भी पूछेगा। कुछ प्रश्न इतिहास के होंगे, कुछ भूगोल के होंगे, कुछ जो है पॉलिटी के होंगे, कुछ साइंस के होंगे, और कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, सभी को आपको करना है। और मेंस में नंबर लाने का यही तरीका है कि आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने। हो सकता है आपको किसी प्रश्न के बारे में कम जानकारी हो, लेकिन जितनी जानकारी हो उतना तो आप उसमें लिखें जरूर। क्योंकि मेंस में अगर आपने देखा होगा, जो सिलेक्टेड लोग हैं हमेशा उन्होंने यही सुझाव दिया है कि मेंस की कॉपी आपको जो है पूरी करके आनी है। ये नहीं कि आप बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको आता है उसमें आप जो है पहले उस पर अपना फोकस करें, उसको आप पहले करें। तो ये हो गया। अब इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो आपका प्री का सिलेबस था। अंतर क्या हो गया, इसमें जो रीजनिंग मैथ वाला पोर्शन था वो सब जो है इसमें से हट जाएगा। बाकी जो है भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री आ गई, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, और इसमें कल्चर भी आ गया, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, और भारत और विश्व। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है करंट अफेयर्स हो गया। फिर भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा में अद्यतन विकास। ये कहाँ से आ गया,
ये आपका बीएड वाला आ गया, जो आपकी बेसिक योग्यता है और जो आप जो है बनने जा रहे हैं एसडीआई या एबीएस से, तो उसके लिए जो है ये जो है रखा गया स्पेशल। फिर यूपी में आपको नौकरी करनी है तो उत्तर प्रदेश की कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये सब जो है इसका हो गया। अब आप लोगों में से कई लोग कह रहे थे कि सर इसके लिए जो है कोई कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, जो है बैच बना दीजिए। तो देखिए इतने कम समय में जीएस को जो है ऑनलाइन पढ़ा के नहीं जो है किया जा सकता है। अब आपके पास यही इसका विकल्प है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से जो है पढ़ें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। खुद जो है कुछ क्वेश्चंस को डेवलप करें। मान लीजिए आप जो है पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप उसमें एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला, संस्कृति एवं जो है उससे जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। आपका क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए दीर्घ उत्तरी वाला हो गया, आपको 125 शब्दों में लिखना है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखिए कि वहाँ की कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था और उसको जो है आगे किस तरह से उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है विभिन्न नगर थे, वहाँ पर क्या क्या और विशेषताएं पाई गई कला संस्कृति से संबंधित। तो सबको जो है समायोजित करते हुए आप एक कंप्रिहेंसिव राइटिंग कर सकते हैं। 125 शब्द आपको उसमें लिखना होगा। तो ये चीज़ जो है प्रैक्टिस का विषय वस्तु है। उसके लिए आप जो भी स्टैंडर्ड किताबें जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं वो आपके पास निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि आप प्री पास करके आए हैं तो आपके पास वो किताबें होंगी। विशेषकर जो है तो आप उसको ले सकते हैं और उससे जो है आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए। कुल मिला के आपको अब जो पढ़ना है जीएस के लिए वो इस तरह से पढ़ना है कि जीएस में आपको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। तो केवल जो है फैक्ट देखते हुए जाना या उसको जो है रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल बहुत काम आएगी। 3 घंटे में ये 40 क्वेश्चन करना और अगर आप शब्दों को जोड़ लीजिए तो बहुत ज़्यादा शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं। तो इसलिए अगर आप डेली 10 पन्ने 15 पन्ने नहीं लिख रहे हैं, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सामान्य अध्ययन तो आपको करना ही है, हिंदी में भी आपको जो है निबंध लिखना है, 7 शब्दों के 2 निबंध लिखने हैं, अभी आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो अब इसमें से आपको देखना होगा कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। अभी मैं आगे चल के जो है कुछ आपको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करके दूंगा, जो है उसको एक वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन की फ्रेमिंग करके उसका पीडीएफ दे दूंगा। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे वो मेरे अनुसार जो है जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको मैं यहाँ पर दे दूंगा। अब कोर्स की जो आप लोगों ने बात की थी उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए हिंदी वाला जो पोर्शन है इसका, यानी ये जीएस को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है उसमें 70% कोर्स जो है हमारा आरओ से मिलता जुलता है। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो हिंदी निबंध आलेखन है उससे मिलता जुलता है। तो जो चीज़ें मिल रही हैं उसके लिए हम जो है आपका एक जैसे निबंध है, पत्राचार है, संक्षेपण है, तो इन सब के लिए हम प्लेलिस्ट बना सकते हैं। इन सब के लिए हम जो है आपको एक जो है बैच स्पेशल बना देंगे और वो जो चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं उसके लिए जो है आपको जो है एक क्या करेंगे उसको पीडीएफ में दे देंगे, जो आपको जो है वीडियो के माध्यम से नहीं दी जा सकती हैं। तो पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों ने जो डिमांड की है उसको हम कुछ हद तक पूरा कर सकें, लेकिन इसके लिए हमको देखना होगा कि आप कितने लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो नंबर आप संस्थान का जानते हैं 9506742546। इस नंबर पर क्या करना है आपको BEO मेंस लिख के भेजना है और आप लोग की जिस हिसाब से इंक्वायरी होगी मैं देखता हूं जो है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो भी शुरू करेंगे पैकेज वो हम 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, 1 अक्टूबर से। हालांकि देर हो चुकी है लेकिन हम आपको इतना मटेरियल दे पाएंगे कि आप जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो BEO मेंस लिख के आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो ये आपने जो है सिलेबस देख लिया। अब इसमें से यूपी के लिए आप जो है घटना चक्र या वाणी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। यूपी से जो है जो संभावित छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, यूपी के करंट अफेयर्स के लिए हमारी ई मैगजीन आपके पास होगी ही, अगर नहीं है तो वो ले लीजिए, तो वो हो जाएगा आपका जो है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस है, ILO है, उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
किस में कितने मेंबर होते हैं, किसका कहाँ मुख्यालय है, किसकी कब स्थापना हुई थी, कौन किसका जो है सहयोगी है, उनका प्रमुख कार्य है। तो इन सब चीज़ों को जो है फटाफट जो है एक नोट्स बनाते हुए आप लिख डालिए, और जिससे और कीवर्ड्स जरूर लिख डालिए, जिससे जब आप एक बार रिवीजन उसका कर लें और एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद के बारे में आप लिखिए, आपको मान लीजिए 50 शब्द वाले में पूछ लिया गया, तो आप 50 शब्द में आराम से लिख पाएंगे कि उसमें स्थायी सदस्य कौन होते हैं, अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, वर्तमान में स्थायी सदस्य कौन है, भारत अस्थायी सदस्य कितनी बार रहा है। तो उसके अराउंड जो भी फैक्ट हैं वो आप कीवर्ड्स के माध्यम से वहाँ पर नोट करते रहिए। इसी तरह से अर्थशास्त्र में तो जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, मुद्रा क्या है, अवमूल्यन क्या है, इन्फ्लेमेशन, ये सभी जो है आरबीआई के बारे में, आरबीआई से रिलेटेड, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो है अर्थशास्त्र के पीछे वो सब जो है, और साथ में जो आर्थिकी है वर्तमान में जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मैंने आपको जो ई मैगजीन में दिया ही है, वो सबको भी जो है क्वेश्चन अपने मन से फ्रेम करने का प्रयास कीजिए, और उनमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिखकर जो है उसको कोशिश करिए कि आप जो है अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो 125 में, और हमेशा यही करिए कि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो है कि मान लीजिए हमको मुद्रा की अवधारणा के बारे में लिखना है, तो आप उसको मुद्रा की अवधारणा में कितने प्रकार की मुद्रा होती है, M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, फिर उसमें सुग्राह्य मुद्रा कौन सी होती है, SDR क्या होता है, SDR बास्केट क्या होता है, तो उसको सबको लेते हुए आपसे अगर 150 शब्द जो है आप उसमें लगभग लिख डालिए, जिससे आपका जो है क्या होगा, अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो भी आपका हल हो जाएगा, बड़ा तो आपका हल हो जाएगा। तो थोड़ा सा यही आप कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप लिख के याद कीजिए। यहाँ पर ये मत करिएगा किताब खोल के आप जो है उसको रटने का प्रयास मत करिएगा। अगर आपकी कलम अभी नहीं चलेगी तो आपकी मेंस की कॉपी पर नहीं चल पाएगी, ये मान लीजिए। वहाँ पर प्रेशर अलग होता है और वहाँ पर रटी हुई चीज़ें नहीं याद आएंगी। रटी हुई चीज़ों में से मुश्किल से 35% आप रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए जब लिख के आप याद करेंगे तो वो एक फ्लो के साथ याद होगी, आपकी राइटिंग भी ठीक होगी, और आपको एक समय सीमा में लिखने की प्रैक्टिस होगी, जो सबसे बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। अब हिंदी पर आते हैं। जो आपको नुकसान उधर हो सकता है, मतलब जीएस में हो सकता है, वो आपका हिंदी कवर कर सकता है, क्योंकि जीएस 200 नंबर का अकेले है और यहाँ पर 200 नंबर की हिंदी है, तो कुल 400 नंबर का पेपर है। इसलिए हिंदी का भी यहाँ पर अपने आप में बहुत महत्व है। और हिंदी को अगर आप देखेंगे तो हिंदी के टॉपिक स्पेसिफाइड हैं, आप इसको ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं और टू दी पॉइंट तैयार कर सकते हैं। और आप जो तैयार करेंगे आपको उसमें से क्वेश्चन भी मिलेंगे। वहाँ थोड़ा सा जरूर अनसर्टेनिटी है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, और पहली बार ये एग्ज़ाम हो रहा है मेंस, तो इसके बारे में अभी किसी को भी आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बस हम लोग यही आइडिया लगा सकते हैं, जैसे पीसीएस मेंस में क्वेश्चन या आरओ में क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह से ही कुछ पैटर्न दिखना चाहिए। तो सामान्य हिंदी में 2 खंड है। एक पहला खंड है जिसमें 100 नंबर हैं, और ये सामान्य हिंदी के दोनों खंड का समय 1.5 घंटा है, ना कि एक खंड का। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें पहला प्रश्न है, आपको अपठित गद्यांश एक दे दिया जाएगा, उसका आपको संक्षेपण करना होगा। उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे और रेखांकित अंश दे दिए जाएंगे, उसकी आपको व्याख्या लिखनी होगी। संबंधित प्रश्न क्या है, मान लीजिए उसका शीर्षक क्या है, या उसमें कोई चीज़ है तो उसके बारे में पूछ लिया गया कि इसके बारे में क्या कहा गया है, इसका यहाँ पर क्या अर्थ है। तो मतलब उससे आप 2-3 क्वेश्चन की अपेक्षा कर सकते हैं। रेखांकित अंडरलाइंड कुछ सेक्शंस दिए होंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी होगी उसी जो है पैरा को पढ़कर। तो इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जब आपके पास अपठित गद्यांश आता है तो उसको आपको पहले 3 बार पढ़ना होता है, कम से कम 3 बार। एक बार आप उसको पूरा पढ़िए, आप उसकी सेंट्रल थीम को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये अपठित गद्यांश किस पे लिखा है। यानी एक तरह से आप देखिए तो केंद्रीय विषय वस्तु आपको तलाशनी है, और जब आपने केंद्रीय विषय वस्तु उसकी पकड़ ली, यानी आपने जो है उसका शीर्षक पकड़ लिया कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे शीर्षक लिखने को पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव यानी खुद लिखना है।
अगर आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त का जो है उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो एक तो शीर्षक कभी भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। शीर्षक की लिमिट जो है, जो मेरे अनुसार है, वो 5 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि 2 शब्द 3 शब्द में शीर्षक हम लिख दें। मान लीजिए जैसे कोई साहित्य से संबंधित, साहित्य और समाज के अंतर संबंधों पर जो है कोई पैराग्राफ है, अपठित गद्यांश है, तो उसका हम सीधे सीधे लिख सकते हैं समाज और साहित्य, साहित्य और समाज, या समाज और साहित्य का संबंध, या साहित्य का समाज से संबंध। तो इस तरह से जो है हम उसको 2, 3, 4 शब्दों में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब शीर्षक विर्षक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत ही अनक्लियर है, ये कितने नंबर का है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये जो है नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ये पूरा तो 100 नंबर का है, ये हमको पता है, लेकिन ये पर्टिकुलर अपठित गद्यांश कितने का है ये कहीं पर भी मेंशन सिलेबस में नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। सरकारी यानी शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन और आलेखन। पत्र लेखन में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि आपको पत्र का जो है प्रारूप पता हो, पत्र की क्या विशेषताएं हैं, इस पत्र का क्या प्रयोग होता है, इसकी जो है भाषा शैली किस प्रकार की होती है, तो ये सब उसकी विशेषताओं में आ जाता है। फिर उसको अगर आपको पत्र का जो है ड्राफ्ट बनाना है तो वो किस तरह से बनना है। ड्राफ्ट 2 तरह से बनते हैं। एक में तो आपको कंडीशन दे दी जाती है कि फलाने विभाग के द्वारा इनको लिखा जाना है, और उसमें जो है इस विषय में लिखा जाना है। तो ऐसी स्थिति में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि आप जो है पत्र को पूरा लिखें, मतलब उसमें जो पैराग्राफ में हम जो है डॉट डॉट लाइंस लिख देते हैं वो उसको छोड़े ना, वो जो है हम पूरा उसमें उसको भर के लिखें, यानी पूरा कंप्लीट लेटर आपको तैयार करना है। दूसरे में जब कहा जाता है कि केवल एक शासकीय पत्र का प्रारूप का निरूपण कीजिए, तो प्रारूप का निरूपण मतलब केवल आपको ड्राफ्ट बनाना है। तो उसमें आप जो है मान लीजिए पैरा 1 लिखा है आपने, फिर पैरा 2 लिख के, फिर नीचे जो है भौदी लिख के, काखा गा लिख के, यहाँ पर पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक और ये सब, मतलब ये सभी में भरना जरूरी नहीं है, केवल आप जो है एक सही और जो है जो सही ड्राफ्ट है वो बना सकें। तो पत्र लेखन हो गया। अब इसमें भी कितने नंबर का है कोई स्पष्ट नहीं है। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है प्रशासनिक शब्दावली को पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि जो है इसमें से प्रशासनिक शब्दावली पर आधारित वाक्य आएंगे। तो हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं और अभी आगे किताबों का हम वर्णन करेंगे। तो किताबों में जो है दिया हुआ है कि पीछे उसके दिया हुआ है सभी में कि जो है प्रशासनिक शब्दावली, तो आप थोड़ा सा जो है उस वोकैबुलरी को पढ़ डालिए। और कोई भी आपके पास जो है, क्योंकि आप स्वयं भी शिक्षक भी हो सकते हैं, अधिकांश लोग आप में से शिक्षक हैं, तो इंग्लिश की हाई स्कूल लेवल तक की जो है या इंटर लेवल तक की बहुत सारी बुक्स आती हैं, जर्नल मिलती हैं, उसमें जो है अनुवाद दिए होते हैं सिंपली जो है, तो उसका सहारा करके जो है आप थोड़ा सा अनुवाद के नियम और किस तरह से अनुवाद किया जाता है और थोड़ा सा अपना इंग्लिश का और हिंदी का शब्दकोश जो है बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो ये जो है आपका आसानी से हो जाएगा। उम्मीद है कि ये 10 नंबर का होना चाहिए, बाकी अभी यहाँ पर कोई स्पष्टता इसके बारे में नहीं है। फिर ये आपका एक बड़ा चैप्टर आ गया जिसमें आपसे हिंदी के विभिन्न टॉपिक्स को जो है पूछा गया है। और यहाँ भी आप जानते हैं क्योंकि परंपरागत वाला पेपर है, इसमें जो है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आने हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जितने भी ये टॉपिक लिखे हैं ये आप किसी भी स्टैंडर्ड हिंदी की मानक पुस्तक से जो है उसको पढ़ लीजिए। इस पे अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या है, सीधा सीधा आ जाएगा कि मान लीजिए एक शब्द दे दिया गया, कोई भी दे दिया गया, राजा, राजा के अनेकार्थी शब्द लिखिए, ये आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा। आपको जो 2, 3, 4 या हो सकता है उसमें सीधा लिखा हो कि 4 अनेकार्थी शब्द लिखिए, 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो इस तरह से विलोम शब्द आ जाएगा, निम्नलिखित 5 शब्दों के विलोम लिखिए। पर्यायवाची, निम्नलिखित 5 शब्दों के जो है 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सेगमेंट उतना मुश्किल नहीं है हिंदी वाला। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जितने टॉपिक यहाँ लिखे हैं इसको आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है।
अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, यानी जिसमें जो है देशज विदेशज शब्द होते हैं, फारसी शब्द, उर्दू शब्द और जितने भी जो है विदेशज शब्द हैं सब आ जाएंगे। वर्तनी शुद्धि, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। प्रयास हमारा ये रहेगा कि आपको जो है इस पर नोट्स उपलब्ध करा दिया जाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो देखेंगे इसमें जो है, तो जितना भी मैक्सिमम है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है लगभग कॉमन है। ये आरओ में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आरओ में जो है तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची और ऊपर से पर्यायवाची मेंस में नहीं आता। तो ये जितना भी कॉमन चीज़ें हैं उनका कोशिश यही रहेगी नोट्स की जो है। अब आप लोगों में से कई लोगों ने किताब की, तो किताब हम आरओ मेंस के समय भी हम जो है जब वाला वीडियो डिस्कस हुआ था बता चुके थे। आप जो है एक किताब जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी की कम से कम ये जरूर ले लीजिए। अधिकांश टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इससे। और उसके अलावा जो है आप दूसरी किताब जो है डॉक्टर वसुदेव नंदन की ले सकते हैं, डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की, और डॉक्टर हमारे पृथ्वीनाथ पांडे। ये 2-3 किताबें हैं, इनमें से कोई 2 किताबें ले लीजिए, क्योंकि ये मानक हिंदी की पुस्तकें हैं, इनमें गलतियां बहुत कम हैं और आयोग इनको जो है ठीक मानता है, इनके आधार पर जो है आपत्तियों को स्वीकार करता है। तो ये किताबें हैं। और वोकैबुलरी के लिए जो है आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कोई भी एक शब्दकोश ले लीजिए। और हिंदी वाला जो है राजपाल भी ले सकते हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी का ही है। तो जो आपको जो है उसमें वोकैबुलरी के आधार पर जो है ट्रांसलेशन करना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेशन के लिए कि हाई स्कूल लेवल तक की जो है कई सारी बुक्स आती हैं ट्रांसलेशन की, उनको लेके जो है आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बुक्स के बारे में हो गया। अब लास्ट जो है इसमें सेगमेंट है जो खंड बा है, द्वितीय खंड जिसको हम कहेंगे हिंदी का, ये है हिंदी निबंध। तो आरओ में भी लगभग यही स्थिति है, लेकिन आरओ में क्या है, वहाँ पर जो है 600 शब्दों के 3 निबंध पूछे जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 700 शब्दों के 2 निबंध पूछे जा रहे हैं। और वहाँ पर 40 × 3 120 नंबर का जो है निबंध होता है, और यहाँ पर 50 × 2 100 अंकों का निबंध है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन निबंध के अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो साहित्य एवं संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, कृषि, उद्योग, व्यापार, मतलब जो कुछ वहां पर 3 चरणों 3 सेगमेंट्स में बांट के लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए जो चीज यहाँ पर 3 उसमें लिखी है उसको वहां पर जो है मिनिमाइज करके 2 में कर दिया गया है, उसको जोड़ के जो है कर दिया गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लगभग वही टॉपिक्स हैं जिनसे निबंध पूछे जाएंगे। तो इसका कोर्स हम आरओ मेंस में स्टार्ट कर चुके हैं, और अगर आप लोग की डिमांड रहेगी, आप लोग चाहेंगे तो आपके लिए जो है अलग से बना दिया जाएगा। जो बीओ के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है ये अलग से पैकेज बना दिया जाएगा। उसमें अभी 21 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो निबंध लेखन के लिए हमको करना क्या चाहिए, कहाँ से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए, थोड़ा सा इस पे 5 मिनट हम डिस्कशन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और 100 नंबर का मामला है। 100 में आप 80-75 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अच्छा निबंध लिखते हैं। 2-3 चीज़ें हैं मैं जो कहना चाहता हूँ कि आपको 3 घंटे में ही ये वाला भी पूरा काम करना है। जो ये आपने देखा इतना, इसमें सब कुछ करना है। पत्र लेखन भी बनाना है, रेखांकित की व्याख्या भी करनी है, संक्षेपण भी करना है, अनुवाद वाले फिर इनसे जो है करने हैं, और उसके साथ आपको निबंध भी करना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको निबंध तेज लिखना है। तेज लिखना है तो आप रटा रटाए निबंध कभी नहीं लिख पाएंगे। और जो लोग निबंध रट के जाते हैं उनके साथ समस्या ये हो जाती है कि आप किसी न किसी बुक से या किसी भी संस्था के नोट्स से या किसी कोचिंग का जो है कोई पॉपुलर निबंध रटेंगे, और अगर उस तरह का आ गया और आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे, आप जैसे कई और लोग जो होंगे जो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो होता क्या है, परीक्षक को ये पता चल जाता है कि ये निबंध जो है रटा रटाया हुआ है। तो जब रटा रटाया निबंध जो परीक्षक के सामने पहुंचा है तो आपका इंप्रेशन बहुत खराब हो सकता है। और जो नेचुरल निबंध होता है, जो खुद से अपने आप लिखा जाता है, वो देखने में पहली लाइन ही जो है निबंध की बता देती है
कि वो खुद लिखा गया है या कहीं से कॉपी किया गया है। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि निबंध में आप मौलिकता रखें। निबंध कैसे करें आप जो है इस समय आप जो है जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, खासकर जो है जो उसमें निकल रहे हैं एडिटोरियल्स में न्यूज़पेपर्स के, हिंदी न्यूज़पेपर्स के, तो उनको जो है आप देखिए, उसमें से जो आपका काम का उसको रखिए। उससे आप संक्षेपण की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए एडिटोरियल में साइड में भी छोटे छोटे एडिटोरियल निकलते हैं या आलेख लेख निकलते हैं। अब आपको संक्षेपण की प्रैक्टिस करनी है तो आप जरूरी नहीं कि कोई किताब खरीद के लाएं। कोई भी पत्रिका, कोई भी जहां पर कोई भी लेख है हिंदी का, आप उसको ले लीजिए। उसका 1/3 आपको जो है संक्षेपण के लिए करना है। संक्षेपण के लिए 1/3 जो है आप उसको जो है कर दीजिए। उसका जो है कोई ना कोई आप एक शीर्षक जो है चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। निबंध के लिए आप जो है 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रस्तावना होता है, एक मुख्य भाग होता है, उपसंहार या निष्कर्ष होता है। तो प्रस्तावना हमारी क्या कहती है? प्रस्तावना हमारी ये कहती है कि हम जो निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय का महत्व क्या है, उस विषय के महत्व के बारे में वहाँ पर बात करते हैं। फिर हम आगे किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है कीवर्ड्स में वो हम ले आते हैं। और उससे संबंधित यानी कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हम कुछ और जो है उसमें चीज़ों को लिखते हैं, जिससे जो है एग्जामिनर में ये जिज्ञासा हो और एक कंटिन्यूटी, एक क्रमबद्धता बन पाए आपके पूरे निबंध में। यहाँ पर राइटिंग का भी बहुत महत्व है। आप जानते हैं जो है ये एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही खराब है, भले आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, तो निश्चित है कि इसका जो है थोड़ा सा बुरा इफेक्ट जरूर पड़ता है। एग्जामिनर उतना मन से जो है उस निबंध को नहीं पढ़ता। हो सकता है आपने लिखा बहुत अच्छा हो, लेकिन राइटिंग खराब होने की स्थिति में नहीं पढ़ता। तो क्योंकि जब हम तेज लिखते हैं तो अच्छे से अच्छी राइटिंग जिसकी होती है उसकी भी राइटिंग बिगड़ जाती है। इसलिए नियमित आपको ये लिखना होगा। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक निबंध आप तैयार करिए और उसको जो है 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि उससे जो है अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें क्या कर पाएंगे। और समसामयिक मुद्दों को ध्यान रखिए। कुछ निबंध हमारे द्वारा भी आपको बताए जाएंगे, टॉपिक्स बताए जाएंगे, उनके कीवर्ड बताए जाएंगे। उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। निबंध पर ही जो है स्पेशल वीडियो होगा। तो मुख्य भाग में क्या लिखते हैं? मुख्य भाग में जो है हम किसी भी जो हमने टॉपिक लिया है निबंध का, पहले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके पक्ष के, उसके विपक्ष के, उसकी समालोचना, उसमें जो है क्या क्या प्रावधान है, क्या नहीं है, ये सब बातें जो हैं हम उसमें लेके आते हैं एक क्रमबद्ध रूप से। आखिरी में हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। निष्कर्ष में हम ये देते हैं कि हमने जो ऊपर जो है 2 भागों में लिखा उसका क्या निष्कर्ष रहा, उसका जो है क्या कंक्लूजन हम जो है निकाला सकते हैं। हमारे कुछ सुझाव हैं उसके बारे में हम उसमें दे सकते हैं। सरकार को हम सुझाव दे सकते हैं या सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, सरकार की भावी योजना क्या है उसके बारे में बता सकते हैं। और साथ में जो है हम उसका एक सकारात्मक अंत कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि निबंध लिखते हुए आपको सकारात्मक रहना है, विशेषकर कंक्लूजन में। ऐसा नहीं कि आपको पक्ष और विपक्ष, मतलब विपक्ष पे चर्चा नहीं करनी है, हर पहलू पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। आप पक्ष लिख रहे हैं तो विपक्ष भी के बारे में लिखिए, उसके जो है कि जो उसकी अच्छी बातें हैं, जो उसकी बुरी बातें, निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। लेकिन जब हम किसी चीज़ का उपसंहार करते हैं तो हम एक आशावादी सोच के साथ करते हैं कि हाँ ये चीज़ भले गलत है, ये गलत हुआ और धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा, लेकिन ये बदलाव लाया जा सकता है और इसको इन तरीकों से लाया जा सकता है। तो ये जो है उपसंहार के बारे में हो गया। बाकी निबंध के समय जो है विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो है आपके सामने कठिन लक्ष्य है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समय है आपके पास वो पूरा आप इसमें लगा दीजिए और ये केवल प्रैक्टिस से आएगा। इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो किताबें हैं, जो मटेरियल हैं, उन्हीं में अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए, उन्हीं में लग जाइए। हिंदी की मानक पुस्तकों से जो भी यहाँ पर आपने देखा है, जो मैंने मानक पुस्तकें कुछ बताई हैं, बाकी आपके पास होंगी, आपने प्री में पढ़ाई है उसको,
तो ये जितने टॉपिक हैं इनको कवर कर लीजिए। बिल्कुल ये टॉपिक, इतने टॉपिक तो आपको पता होने चाहिए। इनसे जो है आपको किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, 1-1, 2-2 नंबर के जो है दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है। जैसे वाक्य रचना है तो आपको वाक्य रचना करने के लिए दे दिया जाएगा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। तो इस तरह से हो सकता है। मुहावरे और लोकोक्तियां हैं तो उनका अर्थ बताना होगा आपको, उनका वाक्य प्रयोग करना होगा। यही पैटर्न जो है लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं का है। और आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो आप जो है जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा होती है, आरओ की मुख्य परीक्षा होती है, लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा होती है, सभी में हिंदी आलेखन आता है। तो उनको एक बार देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है आइडिया हो जाएगा। पत्राचार जो है हर हिंदी की बुक में पीछे दिया होता है। पत्राचार की कई सारी बुक्स भी आती हैं, आप उनसे ले सकते हैं। बाकी एक आदर्श पत्र देखने के लिए आप यूपी गवर्नमेंट की जो है शासनादेश.com जो वेबसाइट है वहाँ जाकर आप शासनादेश कई तरह के डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको पढ़ने से क्या होगा, उनको पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी भी जो है थोड़ी इम्प्रूव होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर पत्र की भाषा शैली होती कैसी है, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में जो है बहुत अंतर होता है। तो ये सभी जो है प्रैक्टिस के विषय वस्तु हैं। और चूँकि जीएस का बराबर इसमें योगदान है तो जीएस पर विशेष ध्यान रखिए। कम से कम आपको 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि केवल एक ही चीज़ को लेकर अपना समय मत व्यर्थ कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पेपर 400 नंबर का है तो उसमें 10 नंबर वाला सेगमेंट भी महत्वपूर्ण है और 40 नंबर वाला सेगमेंट भी महत्वपूर्ण है, और उसका वेटेज आपको वैसा देना है। मान लीजिए 10 नंबर वाले के पीछे आप पड़ गए और आपने 10 नंबर वाले के दिन में के लिए आपने 10 दिन लगा दिए, और 40 नंबर का जो सेगमेंट है उसको आप केवल 4 दिन दे पाए, तो ये जो है आपकी रणनीति यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसलिए स्मार्ट स्टडी करिए। कुछ चीज़ें हम चाह के भी 1 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ज़बरदस्ती कुछ मत कीजिए। जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं उसको आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको और अच्छे से रिवाइज करिए, तभी जो है आप 6 दिसंबर तक इस सिलेबस को तैयार कर पाएंगे। क्योंकि वास्तव में ये एक वास्ट सिलेबस है, पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है। सिलेबस में थोड़ी अनक्लियरिटीज़ हैं, मतलब सिलेबस बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसका कोई पुराना उदाहरण भी आपके सामने उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत जो है मैं समझ रहा हूँ। लेकिन इन दिक्कतों से आगे आके ही आप जो है इस प्रतिष्ठित नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। पीसीएस से बढ़िया जॉब है। अगर जो है आप एसडीएम और डिप्टी एसपी की बात छोड़ दीजिए तो बाकी जो है एसडीआई और या एबीएससी कह लीजिए इसको, ये अपने आप में बहुत ही सम्मानित और बहुत अच्छी जॉब है। इसलिए जो भी समय आपके पास है उसको झोंक दीजिए, और हम जो है अपना प्रोग्राम बताएंगे। हमने आपको ये नंबर बता दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप लग के भेज दीजिए। जितना हम इसके लिए आपको मटेरियल या वीडियोज़ उपलब्ध करा पाएंगे उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।